हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इस यूनिट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। लगभग 9 क्लासेस की बनी हुई। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को आप एक क्रम से देखिएगा, जिससे कि आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। और हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, ये तीनों ही यूनिट एक दूसरे से लिंक है। यानी इनमें जो चीज़ें दी हुई हैं तीनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हैं, यानी कि वैद्युतिकी की ही ये तीनों यूनिट्स हैं। यानी वैद्युत धारा है, वैद्युत आवेश, इन सभी के बारे में हमने इसमें बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये तीनों को यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी पोर्शन से भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी। तो अब आगे इसमें देखते हैं, जो यानी कि हमारी फिजिक्स में आगे की जो यूनिट्स हैं उसमें आती है यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। ये जो हमारी 3 यूनिट हैं, यानी कि 4, 5 और 6, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये तीनों रिलेटेड है किससे? चुंबक से, यानी कि मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व से रिलेटेड ये तीनों यूनिट्स हैं। ये तीनों भी आपस में इसी प्रकार से लिंक हैं, यानी कि जो यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 है। उसके बाद हमारी बचती हैं 2 यूनिट्स, यानी कि यूनिट 7 और यूनिट 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी यूनिट 7 है और यूनिट 8 है, इन दोनों को हम पहले कंप्लीट करेंगे। फिर हम उसके बाद जो मैग्नेट की हमारी यूनिट 4, 5 और 6 हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक हैं, तो उन तीनों को हम एक साथ फिर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी जो हमारी यूनिट्स हैं, यानी कि यूनिट 7 और यूनिट 8, इनमें काफ़ी कम टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है फिजिक्स का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उधर हमने 9 और 10 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी हैं। तो सबसे पहले यानी कि इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी कि यूनिट 7 के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट के बारे में। और जैसा कि नीचे लिखा हुआ है PDF इन टेलीग्राम चैनल, यानी इससे रिलेटेड जितना भी जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वो एज इट इज़, यानी कि PDF के फॉर्म में जो क्लास नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल यानी कि टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है बिकम टॉपर, ये जो नीचे नाम दिया हुआ है इसी को आपको वहाँ पर सर्च करना है। तो इस प्रकार का जो ये हमारे चैनल का लोगो है ये आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो उसको आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, और वहीं पर आपको डेली PDFs मिलेंगी जो हमारा जितना जो कुछ पढ़ाया जाएगा क्लास में, तो आप वहाँ से अच्छी तरीके से उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 अल्टरनेटिव करंट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि जब जो हमारी यूनिट का ही नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, यानी अल्टरनेटिव करंट होती क्या है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में AC कहते हैं। यानी कि AC करंट, DC करंट, 2 प्रकार की हमारी करंट्स होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के विषय में। तो क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, यानी कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, V के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी निरंतर क्या होती है, शून्य व महत्तम मानों के बीच बदलती रहती है। यानी कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में जो वैद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, इसी प्रकार की धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। उसके नाम से ही जाहिर है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि पहले आधे चक्कर में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में जो धारा होती है वो यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एक समीकरण भी होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समान प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो I बराबर I0 साइन ओमेगा t। तो ये एक समीकरण होता है अल्टरनेटिव करंट का। और यहाँ पर जो I0 है इसको हम कहते हैं माध्यम या शिखरमान, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी कि क्या होता है शिखरमान, वोल्टेज मान, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अगला टॉपिक है, तो इसमें कुछ प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा के
से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं यानी कुछ जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका आगे हमको यूज पड़ेगा, तो उनकी पहली जो डिफिनीसन है उनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें डिफिनीसन आती है महत्तम मान, या जिसे हम शिखर मान कहते हैं, जिसे आयाम यानी 3 नाम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महत्तम मान, शिखर मान किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं, तो तीनों का एक ही मतलब है, यानी मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो ये होता है, तो क्या होता है महत्तम मान या शिखर मान। तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की 2 स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली घूम रही है तो 2 स्थितियों में, कुंडली की 2 स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न या प्रत्यावर्ती वोल्टता हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों के लिए एक साथ, यानी दोनों के लिए शिखर मान होते हैं, दोनों के लिए महत्तम मान होते हैं, वो चाहे वोल्टता हो या धारा हो। तो इसीलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की इस अधिकतम मान को ही हम वोल्टता अथवा धारा का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, शिखर मान कहते हैं, महत्तम मान कहते हैं। तो इसके नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि महत्तम मान, शिखर मान यानी कि उच्च मान, तो यानी कि धारा का जो मान है या वोल्टता का मान है मैक्सिमम होता है कुंडली की 2 स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न। तो इसीलिए इसे जो डिनोट किया जाता है, यानी कि महत्तम मान, शिखर मान या आयाम को डिनोट किया जाता है I0 और V0 से। यानी I0 हो गया धारा का शिखर मान और V0 हो गया वोल्टेज का शिखर मान। तो इसे V0 और I0 से प्रदर्शित किया जाता है। शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू होती है और महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू और आयाम एम्पलीट्यूड। तो ये होते हैं इसके टर्म्स। तो ये होता है हमारा महत्तम मान, शिखर मान अथवा आयाम। तो अब देखते हैं जो हमारी दूसरी डिफिनीसन है इसमें, उसके बारे में। तो इसमें दूसरी डिफिनीसन से आवर्तकाल यानी कि पीरियोडिक टाइम। तो आवर्तकाल को हम कई जगह पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वहाँ पर भी आवर्तकाल दिया होता है। जब किसी यानी कि जो हमारा प्रक्षेप वाला चैप्टर था वहाँ पर भी आवर्तकाल दिया हुआ है, यहाँ पर भी आवर्तकाल। तो इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि आवर्तकाल के बारे में भी छोटी सी डिफिनीसन है, आपको पहले से भी पता होगी। तो इसको यहाँ पर जान लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट में आवर्तकाल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो आवर्तकाल क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है उसे धारा का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो अब इसमें एक टर्म आया है कि साइकिल, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है। तो यहाँ पर हमको जानना जरूरी है कि साइकिल क्या होती है। ये वाली साइकिल नहीं है जो आप चलाते हैं, ये आवर्तकाल की साइकिल है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है साइकिल। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली का जब एक चक्कर, यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली है वो घूम रही है, तो परिपथ में जो उत्पन्न धारा होती है, यानी परिपथ में जो उत्पन्न धारा होती है, तो एक दिशा में, परिपथ में उत्पन्न धारा एक दिशा में शून्य से अधिकतम, यानी पहले शून्य होती है, फिर शून्य से मैक्सिमम और मैक्सिमम से शून्य, और इसी प्रकार से दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में शून्य से मैक्सिमम और मैक्सिमम से शून्य। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूम रही, तो उस परिपथ में उत्पन्न जो धारा होगी पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम होगी, अधिकतम से शून्य होगी, और विपरीत दिशा में भी शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसे ही कहा जाता है धारा की साइकिल। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही हम कहते हैं क्या, धारा की साइकिल। और ये जब पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है, ये पूरा एक प्रोसेस जब पूरा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को पूरा होने में, पूरी एक साइकिल पूरी होने में जितना भी समय लगता है उसे ही हम कहते हैं आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अगर डिफिनीसन हमसे डायरेक्ट पूछी जाए तो हम ये लिख सकते हैं, या अगर थोड़ी आप बड़ी लिखना चाहते हैं डिफिनीसन तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न धारा एक दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य, और विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को धारा की साइकिल कहते हैं। और इसी एक साइकिल के पूरी होने में जितना समय लगता है उसे ही हम कहते हैं धारा का आवर्तकाल, यानी कि पीरियोडिक टाइम ऑफ करंट। तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर, यानी इसे किससे डिनोट करते हैं, तो जो धारा का आवर्तकाल होता है इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं।
कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी बराबर क्या होता है, कैपिटल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ये होता है आवर्तकाल का फार्मूला। सभी जगह आपको यही फार्मूला देखने को मिलेगा, यानी कि टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हुआ हमारा आवर्तकाल। अब हम नीचे देखते हैं अगली अपनी डिफिनीशन, जो कि होगी आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो आवृत्ति के बारे में भी आपने कई जगह पढ़ा होगा, ध्वनि की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। जब हमने यूनिट 9 और 10 पढ़ा था तो वहाँ पर भी प्रकाश की आवृत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। तो आवृत्ति होती क्या है, सबसे पहले आवृत्ति की डिफिनीशन जानते हैं, फिर इसके जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में जानते हैं, और फिर इसके जो मात्रक हैं, इससे रिलेटेड जो और भी कई फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। ऊपर क्या था, आवर्तकाल क्या होता है कि एक साइकिल को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है, यानी यहाँ पर समय दिया हुआ है, ऊपर जो समय होता है उसे ही हम आवर्तकाल कहते हैं, और यहाँ पर समय हमें ऑलरेडी दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती हैं। और साइकिल हमने बताई आपको क्या होती है कि धारा, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूम रही है तो धारा का मान 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 एक दिशा में हो, और फिर उसकी विपरीत दिशा में 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 हो, तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम एक साइकिल कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी हो जाती है, यानी जो संख्या होती है साइकिल्स के पूरी होने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को डिनोट किससे किया जाता है, तो स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर एन से भी डिनोट किया जाता है। जब हम आगे यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जो तरंग वाला चैप्टर है, यानी कि वेव वाला जो चैप्टर है, वहाँ पर जो आवृत्ति है उसको स्मॉल एन से भी डिनोट किया गया है। तो ये अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग यूनिट, अलग अलग चैप्टर में इसको अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं उनसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट वाली इस यूनिट में जो आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यानी इसकी ये तो डिफिनीशन हुई जो हमको लिखनी है। इसका मतलब क्या होता है, ये कुंडली द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता है या प्रत्यावर्ती धारा है, इसका अगर आवर्तकाल टी है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति होती है जस्ट इसके विपरीत, यानी कि व्युत्क्रम। तो F बराबर होता है 1/T, यानी आवर्तकाल की व्युत्क्रम अनुपाती होती है फ्रिक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/T। और अगर बात करें इसके मात्रक के बारे में, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकंड। साइकिल प्रति सेकंड, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और इसे हम अगर एक वर्ड्स में कहें तो इस आवृत्ति को हम डायरेक्ट कह देते हैं हर्ट्ज, यानी इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इसको डिनोट करते हैं HZ, H स्मॉल z। इस प्रकार से इस साइंस इसको डिनोट किया जाता है। और हम साइकिल पर सेकंड ज़्यादा नहीं, हम जो जर्नल यूज करते हैं वो हर्ट्ज यूज करते हैं, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि हमारे घरों में जो प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी हमको जानना जरूरी है। घरों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो ये टर्म आपको याद रखना है, लर्न रखना है कि हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जो धारा है, वो प्रयुक्त की जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो ये होती है 50 हर्ट्ज। और हम सभी को पता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो AC करंट ही होती है, अल्टरनेटिव करंट ही होती है। जो बैटरी से हम लोग जो प्राप्त करते हैं वो होती है DC करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये हमारी कुछ डिफिनीशन थी, यानी छोटी छोटी टर्म्स से जो हमारे जो जानना जरूरत है, क्योंकि बाद में जब हम आगे यानी जो पढ़ेंगे टॉपिक्स तो वहाँ पर आवृत्तिकाल, आवृत्ति इन सभी का यूज होगा, यानी ये सभी टर्म्स वहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि साइकिल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, महत्तम मान क्या होता है। तो इसलिए हमने पहले ही उन चीज़ों को आपको बता दिया, यानी वो जो छोटी छोटी डिफिनीशन थी उनको पहले हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं जो हमारे आगे के टॉपिक हैं उनके बारे में।
तो आगे टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। यानी कि किसी अल्टरनेटिव करंट का जो औसत मान है वो क्या होता है, यानी कि माध्य मान क्या होता है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। हम सबसे पहले जानते हैं उसके बारे में कि औसत मान क्या होता है अल्टरनेटिव करंट का। तो क्या होता है कि धारा एक अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अल्टरनेटिव करंट में ये बात आपको हमेशा लर्न रखनी है, कई जगह हमको ये देखने को मिल चुकी है और आगे मिलती भी रहेगी कि धारा जो अल्टरनेटिव करंट में धारा होती है वो अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में और दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी धारा जो होती है वो एक दिशा में पहले शून्य से मैक्सिमम तक जाती है, मैक्सिमम से शून्य तक जाती है, और फिर उसकी विपरीत दिशा में शून्य से मैक्सिमम तक जाती है और मैक्सिमम से शून्य तक जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है इस अल्टरनेटिव करंट के संबंध में। तो क्या होता है कि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है। तो ये यहाँ पर विशेष लाइन है जो आपको याद रखनी है कि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बात को आपको हाईलाइट रखना है और ये वन लाइनर आपको याद रखना है। और क्यों शून्य होता है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, शून्य होगा ही, क्योंकि एक दिशा में जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो जा रही है, और दूसरी दिशा में भी जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो धारा हो रही है, यानी कि शून्य हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जब एक पूर्ण साइकिल को हम लेंगे, अगर हम अर्ध साइकिल लेते हैं तो फिर हमारा मान शून्य नहीं होगा, और अगर हम एक पूर्ण साइकिल लेते हैं तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत जब मान हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो हमेशा शून्य होगा। और यही कारण होता है कि चल कुंडली धारामापी में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर धारामापी की सुई में कोई जो विक्षेप है, कोई विक्षेप नहीं होता है। तो यही रीजन होता है उसका, क्योंकि पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान यानी जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। तो इसीलिए धारामापी की सुई में विक्षेप हमको नहीं दिखाई पड़ता, उसका यही रीजन है। यानी क्योंकि जो माध्य मान होता है वो शून्य हो गया, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। और प्रत्यावर्ती धारा की जो अर्ध साइकिल के लिए धारा का माध्य मान क्या है, एक परिमित राशि है, और इसी से माध्य मान को परिभाषित हम करते हैं। यानी कि हम जो मान निकालते हैं, माध्य मान या औसत मान निकालते हैं, तो हम अर्ध साइकिल का यूज करते हैं। यानी हम अर्ध साइकिल से उसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूर्ण साइकिल ले लेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए हम अर्ध साइकिल लेके वहाँ पर जो प्रत्यावर्ती यानी कि औसत मान है उसका मान यहाँ पर हम निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन टाइप है, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा का क्या लेंगे, माध्य मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान हम यहाँ पर लेंगे, जो कि होगा IM बराबर 1/T/2 समाकलन T/2 यानी कि 0 to T/2 I dt ये होगा। और धारा का तात्कालिक मान है, यानी कि तो इसमें जो I है वो धारा का क्या है, तात्कालिक मान है। तो अब I की जगह हम क्या रखेंगे, एक समीकरण हमने आपको बताया था पीछे जब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया था कि I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये होता है I बराबर। तो अब क्या करेंगे, और I0 क्या है, I0 यहाँ पर धारा का शिखर मान है, उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और फिर क्या होगा, ये जो t यहाँ पर हमको दिया गया है, तो t बराबर हमको क्या लेना है, t बराबर 2π/ओमेगा लेना है। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर I बराबर I0 sin ओमेगा t हो गया। अब यहाँ पर हम जो ऊपर जो हमारा समीकरण था उसमें हम रख रहे हैं IM बराबर ω/π और समाकलन 0 to π/ओमेगा I0 sin ओमेगा t dt। अब यहाँ पर आगे होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने समाकलन पढ़ा ही होगा, तो समाकलन के प्रोसेस से ही इसको हमें सॉल्व करना है। I0/ओमेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ओमेगा टी का माइनस का कॉस ओमेगा टी, और फिर यहाँ पर ये लिमिट लग जाएगी 0 to π/ओमेगा। और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई एम बराबर लिमिट को
तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो cos पाई माइनस cos 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम बराबर माइनस आई नाट अपान पाई -1 बराबर ये हो जाएगा 2 अपान पाई आई नाट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आई एम बराबर 2 अपान पाई आई नाट, ये यहाँ पर मान होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अगर एग्जैक्ट मान निकालना है, वैसे तो ये आ गया फार्मूला बेसिस में, लेकिन अगर हम पाई का मान 3.14 रख दें, फिर हम उसका डिवाइड कर दें, तो हमारा जो रियल वैल्यू आएगी यानी माध्य मान जो आएगा, ये अर्ध साइकिल के लिए है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया है कि पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0.637 आई नॉट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और यही हमको यहाँ पर क्या करना है, यही हमको यहाँ पर निकालना है। और इसी प्रकार जो दूसरी अर्ध साइकिल है उसका जो ये तो हुआ एक साइकिल के लिए, एक अर्ध साइकिल के लिए, ये आपको अर्ध का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अर्ध साइकिल के लिए हम मान निकाल सकते हैं, पूर्ण के लिए नहीं निकाल सकते। तो ये हुआ हमारा एक अर्ध साइकिल के लिए। और दूसरी के लिए भी जो मान होगा वो होगा आई एम बराबर, ये होगा दूसरी के लिए आई एम बराबर -2 पाई बाई ओमेगा आई नाट निकलेगा, क्योंकि वो ऋणात्मक निकलेगा ही, क्योंकि दूसरी दिशा में। तो जब इनको दोनों को हम कंबाइंड करेंगे यानी एक साइकिल मिलाएंगे, तो ये देखिए मान यहाँ पर 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पूर्ण साइकिल में जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। देखिए मूल से वर्गमूल लेना है, वर्ग से वर्ग करना है, माध्य से औसत मान। तो उसके नाम से ही हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी कि आरएमएस वैल्यू, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरएमएस, यानी कि रूट मीन स्क्वायर, यानी आरएमएस इसको शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद इसे जो डिनोट करते हैं वो आईआरएमएस और वीआरएमएस, दोनों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये धारा का, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ले रहे हैं, इसीलिए हम आईआरएमएस से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसको भी, यानी इसका भी मान निकालने के लिए अभी हमने पीछे जैसे निकाला है किसका, इसका औसत मान या माध्य मान, तो उसी प्रकार से हम निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि जो इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू है उसके बारे में, यानी कि औसत मान, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान के बारे में। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये होता है आरएमएस का मतलब, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में आरएमएस से डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो डेरिवेशन है उसको हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या होगा, आई स्क्वायर और ऊपर हमको क्या लगाना है, बार लगाना है, बराबर 1/t 0 to t आई स्क्वायर डी टी। आई स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि t की जगह फिर हमको रखना है क्या, 2 पाई बाई ओमेगा, और i की जगह वही आई नाट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया ओमेगा बाई 2 पाई, और 0 to 2 पाई बाई ओमेगा आई नाट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट मान है वो हमारा आ जाएगा बाहर, आई नाट स्क्वायर 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, और समाकलन से ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी अपान 2 डी टी। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आई नाट स्क्वायर अपान 2 और t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, और लिमिट लग जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा 0 से। अब हम आगे लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई आई नाट स्क्वायर अपान 2 और 2 पाई बाई ओमेगा बराबर आई नाट स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, यानी कि आई आर एम एस, वो हो गया हमारा
या इसे हम ये भी कह सकते हैं रूट आई स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट अपान रूट 2। तो ये हुआ। और अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो रूट 2 का मान क्या होता है, रूट 2 का मान होता है 1.414। तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सभी को हम एक साथ मर्ज करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होगा धारा का वर्ग माध्यमूल आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान रूट 2 बराबर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 0.707 आई नॉट। ये यहाँ पर हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके महत्तम मान का 0.707 होता है। तो आई नॉट ये क्या है हमारा, यहाँ पर आई नॉट है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो और इसी प्रकार से ये तो धारा का हो गया, और इसी प्रकार से अगर हमको वोल्टता का लेना है तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा 0.707 वी नॉट। ये भी हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा नापने वाले मीटर के पाठ्यांक से सीधे धारा का वर्ग माध्यमूल मान प्राप्त होता। तो जो प्रत्यावर्ती धारा मापने वाला जो अमीटर होता है, प्रत्यावर्ती धारा मापने वाला जो अमीटर होता है, उससे हमको क्या मिलता है, हमको डायरेक्ट जो सीधे धारा का क्या मिलता है, वर्ग माध्यमूल मान, यानी कि आई आर एम एस हमको प्राप्त होता है किसे, अमीटर से। और इसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक से सीधे हमको वी आर एम एस मिल जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, मीटर से हमको धारा का वर्ग माध्यमूल मान मिलता है और वोल्ट मीटर से हमको वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। और अगर हम बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर अगर है, तो इसका ये मतलब है कि जो धारा का वर्ग माध्यमूल मान है वो 5 एम्पियर है। यानी जितना अमीटर में पाठ्यांक होगा वही धारा का वर्ग माध्यमूल मान होगा, यानी कि आई आर एम एस मान होगा। अब एक यहाँ पर फिर एक वन लाइनर क्वेश्चन आया था, जैसे हमने बताया था कि घरों में प्रयुक्त जो लाइट होती है उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और अब यहाँ पर है कि हमारे घरों में जो एसी की सप्लाई होती है, जो विद्युत धारा की सप्लाई होती है, वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में होती है। जो हमारे घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो ऐसी सप्लाई होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है। और इसका यही अर्थ है कि जो वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान है वो क्या है, 220 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आता है वही होता है वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। तो अगर हम बात करें कि धारा का महत्तम वोल्टेज क्या होता है, यानी धारा का शिखर वोल्टेज, तो उसके लिए हमको छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन करना है, यानी कि वी नॉट बराबर √2 इंटू वर्ग माध्यमूल मान वोल्टेज, यानी कि वी आर एम एस। तो ये हो जाएगा √2 और 220, यानी कि वी आर एम एस है जो हमारा घरों में प्रयुक्त होती है 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जाएगा धारा का महत्तम वोल्टेज हो जाएगा √2 इंटू 220। तो ये हो जाएगा जब 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 वोल्ट हो जाएगा। यानी घरों में काम आने वाली प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज प्रत्येक साइकिल में प्लस 311 वोल्ट से लेकर माइनस 311 वोल्ट तक बदलता है। यही कारण है कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक क्यों होती है, यानी 220 वोल्ट की एसी करंट अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्ट की डीसी से किस प्रकार से खतरनाक होती है। तो इसमें यही होता है, हमने ये जो धारा का मैक्सिमम वोल्टेज निकाला, ये क्या निकाला, 311 वोल्ट। यानी कि हमारे घरों में जो एसी यानी कि जो लाइट आती है तो प्रत्येक साइकिल में क्या होता है, प्लस से 311 वोल्ट से लेकर माइनस के 311 वोल्ट तक जो वोल्टेज है वो यहाँ पर चेंज होता है। तो इसीलिए ये जो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है 220 वोल्ट की एसी करंट। और इसी से अगर हम ऊष्मा के क्षय होने की दर यानी कि शक्ति निकालें तो वो भी होगी P बराबर I²R, जैसे फार्मूला हमने पढ़ा था विद्युत धारा में। तो इसका भी मान यहाँ से निकल आता है, तो यहाँ पर P बार हो जाएगा और I की जगह IRMS हो जाता है और उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फार्मूला भी हमें यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो यानी कि धारा का जो ये वर्ग माध्य मूल मान होता है, इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं,
यानी वर्ग माध्य मूलमान, इसे हम क्या कहते हैं, आभासी मान या और प्रभावी मान। तो ये दो और नाम है, इन नामों से भी आता है, तो आपको इसी की डिफिनीसन वहाँ पर लिखनी होगी। तो ये हमने कई सारे टॉपिक कवर किए, जो बेसिक था इसका वो भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक्स का। तब तक के लिए धन्यवाद।